बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट चौधरी फानज़ीर, आपको स्पोर्ट्स जोन में वेलकम कहता हूं। नाज़रीन, पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के दरमियान जो सीरीज़ जारी थी, उसका अख्ताम फिर वाइट वॉश से हुआ। जो ओडीआई के अंदर 22 साल से हमने के बाद विक्ट्री हासिल की थी, वो खुशियाँ ज़्यादा देर नहीं चल सकी और इसी रीज़न से शायद पाकिस्तानी क्रिकेट को दुनिया की सबसे ज़्यादा मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल साइड भी कहा जाता है। काफ़ी फैक्टर्स हैं जिस पे हमें ज़रूर बात करनी चाहिए कि क्या टीम सिलेक्शन में कोई कमी थी? क्या लड़के हमारे कई जब बात करते हैं कि नए लड़कों को अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, चांस देना चाहिए, तो क्या ये बड़े स्टेज के लिए तैयार होते हैं? या हमें लगता है कहीं न कहीं हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं वो शायद मॉडर्न डे क्रिकेट को अडॉप्ट नहीं कर पा रहे? इन सब पे बात करेंगे। दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है या चीज़ इस पे बात करना चाहिए वो चैंपियन ट्रॉफ़ी है। उसकी रौनमाई हो रही है पाकिस्तान में, डिफरेंट सिटीज़ में जा रही है। भारत ने उसमें भी ऑब्जेक्शन किया। अगेन इसको पॉलिटिसाइज़ करने की कोशिश की और कुछ वेन्यू पे ट्रॉफ़ी लेके जाने के लिहाज से उन्होंने आईसीसी को लिखा और आईसीसी ने भी पाकिस्तानी गवर्नमेंट को रोक दिया। ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पार्ट है कि जब उनके घर में इवेंट हुआ, भारत में वर्ल्ड कप हुआ, तो हमने किसी तरह का ऑब्जेक्शन रेज़ नहीं किया और उनकी दफ़ा हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट की जा रही है। इसके हवाले से मोहसिन नकवी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में ही होगी, मैं बड़ा होपफुल हूँ और हमारी प्रिपरेशन इंशाल्लाह चैंपियन ट्रॉफ़ी से पहले अपग्रेडेशन के लिहाज से तमाम हो जाएंगी। इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे और सबसे बड़ी न्यूज़ क्रिकेट टीम के हवाले से आकिब जावेद साहब की है। उनको सेलेक्टर के अलावा इजाफ़ी ज़िम्मेदारी भी दे दी गई है। अब वो एज़ ए हेड कोच भी इंटरिम बेसिस पे काम करेंगे ऑलमोस्ट 3 मंथ टिल चैंपियन ट्रॉफ़ी का कहा गया है। बट साथ उन्होंने कहा गया है कि ऑब्वियसली नया हेड कोच की सर्च भी स्टार्ट कर दी जाएगी और वो वाइट बॉल को सर्व करेंगे। रेड बॉल की हद तक बताया गया है कि जेसन गिलेस्पी ही होंगे। इन तमाम अफेयर पे बात करेंगे जी। हमारे साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एंकर मौजूद है अब्दुल गफ़ार साहब। अस्सलाम वालेकुम गफ़ार भाई। वालेकुम अस्सलाम इरफान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम जी। गफ़ार भाई, स्टार्ट मैं ऑब्वियसली ये सीरीज़ के हवाले से करना चाहूँगा। एक साल में हमने काफ़ी बुरा टाइम पाकिस्तान क्रिकेट ने देखा और शायद 77 ईयर का जो पाकिस्तान का क्रिकेट का स्पैन है, इतना ज़्यादा हमने बुरा टाइम देखा नहीं जो एक साल में हमने देखा। हर फॉर्मेट में हम गिरे, बट अभी ये 2 मंथ से थोड़ा-सा दोबारा होप अलाइव हुई। हम टेस्ट टेस्ट सीरीज़ जीते इंग्लैंड से, इनसे 22 साल के बाद ओडीआई की सीरीज़ जीते। तो लगा कि शायद चीज़ें ठीक डायरेक्शन में अब जाना शुरू हो गई हैं। बेहतर लीडरशिप मिल गई है, लड़के शायद जेलन हो गए हैं। बट अगेन वही हुआ जब हमने थोड़ी-सी इस कौम ने इस टीम के साथ उम्मीद बनाई और इस टीम ने बताया कि नहीं, आप किस तरह आप सोच सकते हैं, हम तो वही अनप्रेडिक्टेबल साइड है और हमने देखा कि अगेन व्हाइट वॉश हो गया। क्या फैक्टर समझते हैं गफ़ार भाई ओवरऑल कि जो इस डिफीट की रीज़न बने? देखिए, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इंग्लैंड के खिलाफ पहला टेस्ट मैच हारे थे इरफान, तो उसके बाद लग रहा था जैसे बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट तो ना क्रॉस रोड पे खड़ी है और ऐसे हुँ, लग रहा था जैसे अब हम उठ नहीं पाएँगे। बिल्कुल ना एक हमें तारीकी नज़र आ रही थी, लेकिन दाद देना पड़ेगी फिर उस वक़्त हमारे जो भी डिसीजन मेकर्स थे, आकिब जावेद साहब कप्तान थे, कोच थे, जिस तरह भी उन्होंने उठाया, नुमान साजिद की परफॉर्मेंस, चलते-चलते ऑस्ट्रेलिया जब हम आए, तो कोई हमें रेट नहीं कर रहा था और वाक़ई ऑस्ट्रेलिया की वो टीम जो कि पहले 2 मैच खेली, वो वर्ल्ड क्लास टीम थी जिसने वर्ल्ड कप जीता है। हमने वो भी 2 में से 1 वनडे जीता था, 1 मैच जीते-जीते हारे थे और फिर हम तीसरा मैच जीत गए जिसमें उनके 5 खिलाड़ी नहीं खेले। तो बहरहाल वो ऑस्ट्रेलिया का प्रॉब्लम था, तो वी डन आवर जॉब। लेकिन आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टी20 की जो साइड आपको इरफान सेलेक्ट हुई, आई थिंक मेरा तो पहले दिन से ये राय है कि ये जब टीम सेलेक्ट हुई थी, तो इसके अंदर हमें ना एक क्लियर फायर पावर की कमी नज़र आ रही थी। बॉलिंग हमेशा से हमारी अच्छी रही है, बॉलिंग में हमारे पास जो है वो फास्ट बॉलर अच्छे हैं, वहाँ भी हो गया ऑलराउंडर की और एक स्पिनर की कमी थी, जो सुफियान मुकीम ने किसी हद तक हमें पूरी करके दिखाई। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो ऐसे लगता है जैसे हमारी बैटिंग जो इस सीरीज़ के लिए सिलेक्ट हुई, वो टी20 की बैटिंग नहीं थी और वो जी। क्लियरली नज़र आ रहा था कि उन लड़कों के अंदर ना तो वो पावर शॉट्स खेलने की आदत है, ना फायर पावर है। यहाँ तक कि हम दूसरा मैच जो हारे हैं, इरफान मुझे उस मैच का बड़ा दुःख है हुँ, कि 147 पे आपने ऑस्ट्रेलिया को रिस्ट्रिक्ट किया था और आपको वो मैच बिल्कुल आसानी से जीतना चाहिए था। लेकिन आप देखिए कि हमारी बैटिंग हारी इस वजह से नहीं कि ऑस्ट्रेलिया बहुत अच्छा खेला था, बल्कि आप ये देखेंगे 9.2 ओवर में जब मोहम्मद रिजवान 26 गेंदों पे 16 रन बनाकर आउट हुए, तो हमारा स्कोर सिर्फ 44 था। जी। अब ये इंटेंट कैसे ठीक होगी, ये दिमाग से ठीक होगी, ये गेम प्लान से ठीक होगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये टीम इतनी बुरी थी नहीं जितना बुरा टी20 में खेल गई और उसकी वजह ये है कि माइंडसेट क्लियर नहीं है। खेलना कैसे है टी20 को और 2 फॉर्मेट में तो चले हम जीत गए। वहाँ पे चूँकि लॉन्गेटिविटी होती है, वहाँ पे आप सर्वाइव कर लेते हो। बट टी20 में तो कोई भी टीम किसी भी टीम को हरा सकती है, चाहे आप किसी को हरा दें या कोई आपको हरा अच्छा दे। गफ़ार भाई, तो मुझे मैं ज़ाती कोशिश तौर पे करता बड़ा हूँ कि दुःख आज हुआ ना दूसरे मैच तमाम में खुशी हारने हर सिनेरियो को डिफरेंट और सेपरेट डिस्कस कर लेते हैं।
अब हमने अगर 2 डेकेड में देखें तो दुनिया की क्रिकेट में सबसे अच्छी टी20 क्रिकेट हमने खेली और शायद इनोवेटर भी हम ही थे हम्म, इसके। और हम देखते हैं कि हमने इसके वर्ल्ड कप के फाइनल भी खेले, 3 खेल चुके हैं फाइनल हम, सेमीफाइनल 3 खेल चुके हैं। तो ये क्या रीज़न है कि डिबैकल क्या पावर हिटिंग का मसला है? क्योंकि दुनिया की क्रिकेट की अगर आप किसी भी टीम का देखें, भारत की मिसाल लेते हैं, तो वो 250 बड़ा ईज़िली कर रहे हैं। नए बच्चे, 9 प्लेयर उनके जो वर्ल्ड कप फाइनल खेले थे वो नहीं है। डिस्पाइट ऑफ इट वो परफॉर्म कर रहे हैं। इसी तरह आप ऑस्ट्रेलिया की बात कर लें, 5-6 मेन प्लेयर नहीं है, फिर भी वो ज़बरदस्त हमें वाइट वॉश कर गए। इसी तरह इंग्लैंड की बात कर लें, तो हर टीम जो दुनिया के स्टेज के ऊपर है, इवन वेस्ट इंडीज़ की बात करें, उन्होंने 219 चेज़ किया उस दिन। तो ये आपको क्या लगता है, ये पावर हिटिंग का मसला है या हमारा माइंडसेट वो एक शेल में चला गया? कहीं न कहीं लगता था कि बाबर रिज़वान का जो पेयर था, उन्होंने इतना ज़्यादा वो इस तरह की डिफेंसिव क्रिकेट खेली, क्योंकि अब इस पे बहुत बात होना शुरू हो गई। पहले भी ऑल्दो होती थी, बट अब बहुत ज़्यादा होती है कि उसका पेनिट्रेशन इतना ज़्यादा हुआ कि बाकी लड़के भी उसी तरह की क्रिकेट खेलना शुरू हो गए। तो आप क्या फैक्टर समझते हैं? देखिए इरफान, एक अनपॉपुलर सी मैं आपको ओपिनियन दूंगा। जब रिजवान बाबर की भी ओपनिंग पार्टनरशिप, जिसने बहुत ज्यादा मैचेस भी आपको जितवाए, देखिए 189 कराची में मेरे सामने चेज हुआ, 190 अगेंस्ट साउथ अफ्रीका चेज हुआ, हमने 152 भी किया। तो बहुत रन चेजेज हैं उनकी, याद रखिएगा कि उनकी परफॉर्मेंसेज मौजूद हैं। लेकिन उस वक्त भी ये प्रॉब्लम थी कि आसिफ अली ने सिवाय 2 मैचेस जो वर्ल्ड कप पे जितवाए, और एक आध मैच मुझे याद है कि खुर्शीद शाह ने शायद वेस्ट इंडीज के खिलाफ जितवाया था, हमारे पास मैच फिनिशर और पावर हिटर्स उस वक्त भी नहीं थे, हमारे पास अब भी नहीं है, और जो थे वो कंसिस्टेंट नहीं थे। अब भी इस बैटिंग में यही प्रॉब्लम नजर आती है। देखिए हमें कुछ पॉजिटिव भी नजर आए, जैसे इरफान बहुत अच्छा खेले, जैसे अगर आप देखें तो उस्मान की एक इनिंग बहुत अच्छी थी। लेकिन ओवरऑल अगर आप स्ट्रक्चर की बात करें, चले मैं कहता हूँ जो हुआ इरफान तो हुआ। अगर आप बाबर बाबर इरफान की ओपनिंग पार्टनरशिप की बात करें, तो वो आपको वर्ल्ड कप के फाइनल भी खिला गए, वो आपको सेमीफाइनल भी खिला गए। हुँ, आपने जो है वो साउथ अफ्रीका में भी हराया, पाकिस्तान के अंदर इंग्लैंड से बड़ी अच्छी सीरीज खेली। तो चलिए, हर चीज का एक वक्त होता है। अब चूंकि डिसीजन मेकर चेंज है, कप्तान चेंज हो गया है, मुझे सिर्फ एक अपनी राय देनी है कि आपके जो टॉप 6 है ना, सिलेक्शन कमेटी को देखे हमने बड़ा प्रेस किया कि आपने बहुत अच्छी टेस्ट टीम उतारी, जी। वनडे के अंदर आपने अच्छे लड़के उतारे। पर T20 की बैटिंग में क्या कोई एक ऐसा प्लेयर था जो साइम अयूब की तरह, फखर जमान की तरह, मोहम्मद हारिस की तरह, या अगर हम बात करते हैं इंटरनेशनली तिलक वर्मा की तरह, या बात करते हैं इस तरह जो मतलब जो वेस्ट इंडीज के बाद पावर हिटर है, तो हुँ, हमारे अप्रोच ठीक नहीं है। हमने 6 के 6 एक जैसे ना खिलाड़ी खिला दिए। देखें दुनिया के हर टीम में 6 के 6 पावर हिटर भी नहीं होते। हर टीम में शायद होप भी वेस्ट इंडीज में खेलते हैं, तो वो कभी कभी एंकर रोल भी प्ले करते हैं। इसी तरह अगर हम इंडिया की बात करें, विराट कोहली, रोहित शर्मा भी, विराट कोहली तो खेलते ही इसी तरह थे। जी। लेकिन बात सिर्फ ये है कि जब आप हर सीरीज में कॉम्बिनेशन उतारते हैं, इरफान मुझे बड़ा तहफ्फुज़ात थे जब ये टीम सिलेक्ट हुई थी कि आपको क्लियरली, और आपको मैं भी बता दूं कि जिम्बाब्वे के खिलाफ सीरीज में भी अगर यही कॉम्बिनेशन आपने उतारा साइम अयूब के अलावा, जी। तो आप देखिएगा कि आपकी टीम वहां भी स्ट्रगल कर सकती है, बिकॉज अच्छा गफ़ार एक भाई, ये अप्रोच जिस तरह होती है अभी ना आपने T20 ज़िक्र या किया, खेलने की, के पहले दुनिया भर में। जिस सिलेक्शन की बात करें, तो जिस तरह आपने ज़िक्र किया, मेरा जी मानना भी ये है कि साइम अयूब आपकी कमोडिटी ही टी20 का था। इवन जब वो टेस्ट खेल रहा था या ओडीआई खेल रहा था, तो बड़ी कंसर्न था कि ये तो टी20 का प्लेयर है, इसको आप ओडीआई टेस्ट खिला रहे हैं। और ऑब्वियसली फिर हुआ क्या कि जब उसका मेन फोर्टे जो था, उसमें आपने उसको सेलेक्ट नहीं किया और बाकी फॉर्मेट में खिला दिया और उसने आपको मैचेस जितवाए। और इसी तरह फ़खर की, चले फिटनेस की बात की जा रही है, शायद ट्वीट की बात की जा रही है, वो फैक्टर बनी। और आपको लगता है कि ये 2 प्लेयर मस्ट होने चाहिए टी20 स्क्वाड में? और तीसरा ये कि अगर आपको लगता है कि बाबर रिजवान का स्ट्राइक रेट और अभी सलमान अली आगा भी आ गए हैं और वो भी इस तरह की ओडीआई और टेस्ट में तो चले, उन पे कोई डाउट नहीं है कि वो पाकिस्तान के फिनिशर के रोल में आते हैं, बट टी20 के अंदर हमें लगता है कि कहीं ना कहीं वो लैग करते हैं और वो नज़र भी आया। तो आपका इन दोनों चीज़ों के हवाले से क्या टेक है? देखिए, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि इसमें जूम आउट अगर हम करें ना इरफान, तो अच्छी चीज ये है कि 2026 का T20 वर्ल्ड कप बहुत दूर है। लेकिन आपने जो प्लान एग्जीक्यूट कर रहे हैं ना, वो बड़े क्लियर होने चाहिए। अभी आपने चैंपियंस वनडे कप कराया, आई थिंक बड़ी जरूरत है कि हम एक चैंपियंस T20 कप भी करवाएं, और अपने पावर हिटर्स को, यंग लड़कों को चांस दें। मत खिलाएं उसके अंदर अपने मेन प्लेयर्स को, जिनको आपने ऊपर ही खिलाना है। आप बॉलर सारे खिला दें, बट आप बैट्समैन खिलाएं, बैट्समैन ढूंढने पड़ेंगे इरफान, ये एक रियलिटी है। जी। आपको T20 के यंग बैट्समैन खेलने के ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि आपके पास जो लड़के हैं भी हैं, जैसे आपने खुद जिक्र किया, सलमान अली आगा, इवन इरफान खान यादी भी टाइम लेके खेलते हैं। उस्मान एक ऐसा प्लेयर है जिसको मेरे ख्याल में ये जो ऑस्ट्रेलिया सीरीज है, इसमें आपको उसको ओपन कराना चाहिए था, क्योंकि अगेन वो पावर पावर प्ले खेल सकता है, उसके पास इंटेंट हम्म, अच्छी है। बट सर मुझे ये भी फिर थोड़ा सा दुख हुआ इरफान के, साहबजादा फरहान को बहुत अपॉर्चुनिटी पे प्रॉपर मिल रही है, इससे पहले मिलती ही नहीं थी। लेकिन आप देखें ना शॉर्ट सिलेक्शन क्या है, जी। क्लियरली बाउंस पे स्ट्रगल कर रहे हैं सारे हम्म, हमारे यंगस्टर प्लेयर जो हैं। बात और दूसरी ये भी है कि
सिलेक्टर्स को मेरे ख्याल में चलिए मैं कहता हूँ आपने भी टेस्ट सीरीज जीती, आपने वनडे सीरीज भी जीत ली, अब आप T20 भी जो है वो हार गए हो, कोई बात नहीं। मैं कहता हूँ आपकी वर्ल्ड कप बहुत दूर है, आप इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे लो, लेकिन कम से कम अप्रोच ठीक रखो। अब हम कुछ नहीं कहते, चले आपने वनडे सीरीज जीती, T20 हारी, कोई बात, हम इसको मार्जिन देने को तैयार हैं बतौर मतलब मीडिया। मैं तो देने को तैयार हूँ कि चले वर्ल्ड T20 बहुत दूर है, कोई जी। आजकल जो है ना T20 सीरीज जो होती है बायलेटरल, उनकी कोई रेलेवेंस नहीं होती, सवाल इसके कि आप एक्सपेरिमेंट करें। लेकिन एक्सपेरिमेंट करने का भी तरीका होता है, आप एक्सपेरिमेंट करो तो लड़कों को रोल दें, उनको उनके रोल डिफाइन करें। अब दूसरे T20 में जिस तरह की विकेट पर जिस तरह से हमने पावर प्ले में और पहले 10 ओवर बैटिंग की, इरफान दैट वाज क्रिमिनल इन T20। मतलब जी, आप ऐसे ही है। चाहे यंग लड़कों को चांस दे रहे हो या आप पुराने लड़कों को चांस दे रहे हो, लेकिन माइंडसेट तो ठीक हो ना आपका। अब कप्तान ने खुद 26 जगह में 16 रन बनाए, मैं उनके एक इनिंग पे बहुत ज्यादा ओवर क्रिटिसाइज नहीं करूंगा, बट उनसे हमें एक्सपेक्टेशन ज्यादा है ना कि रिजवान बाबर अगर खड़े होंगे। देखिए बाबर ने तीसरे T20 में 41 रन बनाए, लेकिन 28 गेंदें खेली, ठीक है यार, आज के T20 में 40-45 रन भी तेज आप जी। बना लो तो यू डन योर जॉब। ठीक है, अगर आप 70-80 करते हो तो वो आपकी टीम के ज्यादा काम आते हैं, बट अब T20 में जिसने जितनी गेंदें खेली है ना, वो उसको उसका हिसाब देगा। मतलब आप लेकिन 28 पे इसमें 40 दूसरी 40 तरफ कर लो, अगर ये देखा ठीक है, जाए बजाय इसके गफार कि भाई, आप अगर गुड मैं दूसरा नंबर ले। पहलू भी ऐड करता चलूं कि हमने दुनिया के अंदर कोई ऑलमोस्ट एक साल या 1.5 साल का मैं स्टैट देख रहा था कि हम सबसे ज़्यादा ऑल आउट T20 में होने वाली साइड बन चुके हैं। ऑलमोस्ट 33 मैचेस हमने खेले और जिसमें हमने 10 दफ़ा हम आउट हुए हैं। ऑल टीम हमारी 20 ओवर से पहले आउट हो चुकी है। तो ये आपको लगता नहीं ये क्लियर एविडेंट है इस चीज़ का कि हमारी जो बैटिंग टेक्निक है, ये जो स्किल है, जो दुनिया की है, इवन वो पावर हिटिंग भी हमारे पास नहीं है, तो हम विकेट पे स्टे करना भी नहीं जानते, हम ऑल आउट हो जाते हैं। इवन हम तो 7 ओवरों में 9 आउट हो गए थे, तो वो तो लकीली हमारा आखिरी विकेट गिरी नहीं, अदरवाइज तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाना था। बिल्कुल, और लेकिन मैं 7 ओवर में 64 रन पे 9 पे बात, कम से कम मैं एक ऑप्टिमिस्टिक राय दूँगा। पता नहीं आप उससे एग्री करते नहीं करते। उसमें एक चीज़ बड़ी अच्छी थी कि जो आ रहा था, वो फिर मार रहा था, जीत के लिए खेल रहा था, ठीक है, उस दिन का ऑब्जेक्टिव यही था कि छोटा गेम है तो चलो जी। मारो, तो उससे विकेटें गिरती। लेकिन आपने जो ओवरऑल स्टैट बताए, वो बिल्कुल ये इंडिकेट करते हैं कि आपके पास T20 के अच्छे बैट्समैन नहीं हैं। आप आउट कब होते हैं इरफान? जब प्रेशर पड़ता है ना, जब आपके पास रिलीज़ शॉट नहीं होते, जब आपके पास जो ना पावर हिटिंग नहीं होती है। देखिए कल स्टोइनिस को मौका मिला, उसने हारिस रऊफ को भी धो डाला। हालांकि हारिस रऊफ जितना कि आजकल बॉलिंग कर रहे हैं, ही इज वन ऑफ द बेस्ट T20 बॉलर इन द वर्ल्ड, लेकिन चूंकि प्रेशर नहीं था और स्टोइनिस को एक मौका मिला, उसने अपना पोटेंशियल दिखाया। हमारे पास किसी बैट्समैन के पास ये पोटेंशियल है, मेरा हमेशा एक वर्ड होता है कि आप परफॉर्मेंस या कंसिस्टेंसी से ज्यादा पोटेंशियल का सोचो। मोहम्मद हारिस को जो पोटेंशियल है, जो फखर जमान का पोटेंशियल है, हम्म, जो आपका साइम अयूब का पोटेंशियल है, ये वो लड़के हैं जो 10-10 मैच खेलेंगे तो 2 मैच में अगर चल गए ना तो ये साइड पे कर देंगे, या बिल्कुल आपको ऐसे ही। ऐसी पोजीशन में ले आएंगे कि बाकी लड़के उसका फायदा उठाएंगे। हमें T20 में ऐसे प्लेयर खिलाने पड़ेंगे। हमारे पास एक तो ये बड़ा प्रॉब्लम है इरफान कि हमने आमिर जमाल को भी T20 में नहीं खिलाना। शादाब खान, बहुत सारे लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे, बट जितना वो यूटिलिटी क्रिकेटर है, आई थिंक वो आपके पहले, और मैं उसको फर्स्ट स्पिनर के तौर पर तो खैर नहीं रखूंगा, तो एज स्पिनर वो कोई बहुत बड़े परफॉर्मर नहीं है, बट वो आपकी टीम को एक बैलेंस दे देते हैं। मतलब अगर आपने 3 स्पिनर खिलाए हैं, एक आपका स्पिन ऑलराउंडर हो जाए, एक जेन्युइन स्पिनर हो जाए, तो चलिए आपके पास एक बैलेंस बनता है। जी। दूसरा, शादाब के पास वो शॉट्स हैं जो हमने देखा है कि वो अटैक करना जानते हैं। तो हमें थोड़ा-सा ना अपने प्लेयर्स की यूटिलाइजेशन सीखनी पड़ेगी। ये बड़ा आसान काम है इरफान कि शादाब खान को बात कर दो, फखर को बाहर कर दो उसके ट्वीट के ऊपर, साइम अयूब की 30 अभी रन नहीं बने तो उसको बाहर कर दो। अच्छे कोचेस वो होते हैं, मैनेजमेंट वो होती है जो लड़कों से काम लेते हैं। अब मुझे याद है, मैं आपको एक बैकग्राउंड स्टोरी बताता हूँ इरफान, कि पेशावर दलमी में जब वसीमुल्लाह खान, मोहम्मद आरिफ और साइम अयूब एक साथ आए थे, तो पेशावर दलमी जब कराची में कैंप लगा रहा था ना उनका, तो जी। इंतमामुल हक, मोहम्मद अकरम, डैनियल सेमी पूरे 5 दिन तक सिर्फ खड़े होके ना पिच के पास लड़कों को खिला के टेस्ट करते रहे। और उसके बाद हमने क्या देखा कि साइम अयूब बाबर की ओपनिंग पार्टनरशिप, साइम अयूब एक नया साइम अयूब नजर आया। जी। हालांकि वो कोयटा से भी खेला था, अनफॉर्चुनेटली क्लिक नहीं कर सका, तो कोयटा का कसूर नहीं है, कोयटा ने उसको चांस दिया, लेकिन पेशावर ने उसको शायद एक अलग तरीके से यूटिलाइज किया। हम्म। हसीबुल्ला खान को भी उसी तरह मौका मिला। इसी तरह मोहम्मद हारिस भी उस टीम में एक रोल प्ले करते नजर आए। तो मुझे लगता है कि थॉट प्रोसेस जो है ना, वो पहले मैनेजमेंट का बड़ा क्लियर होना चाहिए कि वो किन लड़कों को कहाँ खिलाना चाह रहे हैं। अगर ये लड़के पेशावर दंगी में जाके, PSL में जाके, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा इरफान, मैं बात कर रहा हूँ इंटेंट की। अगर वहां जाके साइम अयूब लगातार फ्लिक मार रहा है, चांस ले रहा है, बाबर और साइम हर मैच में 6 ओवर में 70-70 रन बना रहे हैं, या हसीबुल्ला नीचे आके 50 रन बना रहा है, तो तेज खेल रहा है, 30 के अंदर 50 रन बना रहा है, हम्म, तो उनको ये करते हुए कम से कम हमें जरूर आउट, ठीक है, आउट हो जाएंगे वो, कोई बात नहीं। लेकिन बिल्कुल मुझे एग्री। ऐसे लगता है कि टॉप 6 जो हमारा T20 का है ना, उसके अंदर पहले नहीं, 4 के और अंदर खास तौर हमें पे रिजवान बाबर के जी। साथ 2 इम्प्रोवाइजर डालने पड़ेंगे। जी गफ्फार भाई, अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आके दोबारा डिस्कशन को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। अच्छा, थोड़ी सी डायसेक्शन बॉलिंग के हवाले से भी मेरा ख्याल है बनती है और बात इस पर ज़रूर करनी चाहिए। अब शाहीन की बात करें तो जिस तरह कल भी 3 ओवर में 43, सेकंड मैच में बात करें तो उसके, और अगर नसीम शाह के रन्स बना दी जाए तो 78 तो उन्होंने दोनों ने 6 ओवरों में कंसीड किए। ये जो इतने ज़्यादा रन दोनों कंसीड कर रहे हैं, हारिस तो ऑलरेडी रनाउंड इसी चीज़ के लिए कि वो रन देते हैं, बट इस सीरीज़ को अगर निकाल दिया जाए तो ओवरऑल वो भी हमेशा हमने देखा कि वर्ल्ड कप देख लें या प्रीवियस हिस्ट्री देख लें, वो हमेशा से बहुत ज़्यादा रन्स देते आए हैं। तो ये हमारे जो ट्रायो था, जो दुनिया का बेस्ट ट्रायो था, अब अनफॉर्चुनेटली आल्दो के शाहीन को रैंकिंग नंबर 1 भी मिल गई है, बट अगर दूसरा स्टैट देखते हैं, मैंने इंज़माम साहब से एक दफ़ा बात हो रही थी ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, उसने कहा मैंने ऐसा कोई लंबा बॉलर नहीं देखा जो सामने छिक्के जिसको होते हों। तो ये इस तरह के आगे पिच करना, जब स्विंग नहीं मिलती, पेस कुछ नॉच ड्रॉप कर गया है, हिटिंग बड़ी कन्वीनियंट हो गई है और ऑस्ट्रेलियन तो पावर हिटिंग में दुनिया के सबसे बेस्ट हिटर हैं। तो ये क्या मसला आपको लगता है कि ये एग्जीक्यूशन क्यों नहीं कर पा रहे? बॉलिंग कोच कुछ सिखा नहीं पा रहा, या लड़कों की फटीगनेस है कि ये अपनी उस जो बेसिक स्किल थी उससे हट गए हैं? देखिए, मैं इस पे ये बात कहूँगा, कहते हैं ना, यू नीड टू नो वेयर यू बिलॉन्ग। आपको पता होना चाहिए कि आप बेसिकली किस स्टैंडर्ड पे हैं। अब आपको याद हो, आप भी इरफान हमारी जनरेशन से हैं तकरीबन, आई होप तो हमने वसीम अकार, शोएब अख्तर, हमने ग्लेन मैकग्रा, ब्रेट ली, हमने शेन वॉर्न, मुरलीधरन जैसे बॉलर्स को जी, देखा, और आपने एक चीज़ देखी थी उस बॉलर्स के अंदर, परफॉर्मेंस के साथ-साथ एक स्टैंडर्ड था यार, कि वो स्टैंडर्ड से नीचे नहीं आते थे। यानी उनको हर कोई उठ के मारने शुरू नहीं हो जाता था। ठीक जी, है, एक आध मैच में मार मार पड़ जाती है, एक आध बैट्समैन अच्छी फॉर्म में होता है, आप लेकिन यूजुअली दे वर वेरी मच अंडरकट। शाहीन शाह अफरीदी को, नसीम शाह को, हारिस रऊफ को खुद ये फैसला करना होगा कि वो अपने आप को दुनिया में कहाँ स्टैंड करता हुआ देखते हैं। ऐसा बॉलर जो कभी-कभी मैच जितवाए और कभी भी मार खा ले, या ऐसा बॉलर जिसका एक एक रौब दबदबा हो, जिसका कंट्रोल हो। मैंने शाहीन के मुतालिक पहले भी बात की थी इरफान, आप किसी अच्छे बॉलिंग कोच से पूछिएगा, शायद वो आपको ज़्यादा इसके बारे में बताएगा। मैंने उससे तनवीर से बात की थी अपने शो में, तो उन्होंने इस पॉइंट को बड़ा प्रेज़ किया था। शाहीन जो है ना, रिएक्टिव बॉलर हो गए हैं। रिएक्टिव से मुराद ये है इरफान, आप देखिएगा कि जब उनको मार पड़ जाती है ना, उसके बाद वो प्लान पे आते हैं। यही वजह है कि उनको कोई भी आसानी से हिट कर लेता है। यही प्रॉब्लम नसीम शाह के साथ हो गई है। जी, अब वो भी उसी कैटेगरी में आ गए। हारिस रऊफ ने तो चले ऑस्ट्रेलिया में जो परफॉर्मेंस किया, आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मेंस जो मैंने शोएब अख्तर के बाद, टीम वकार के बाद किसी को ऑस्ट्रेलिया में इतनी जेन्युइन क्विक बॉलिंग करते हुए, और लिटरली ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन बैकफुट पे जाके कतरियां मार मार के आउट हो रहे हैं, जी, जिससे पता चलता है कि वो उससे डर रहे थे या वो उसके खौफ में उतरा थे। लेकिन अगर शाहीन नसीम की बात करें, इनके जितने नाम हैं, जितना पोटेंशियल है, और अभी भी परफॉर्मेंसेस इतनी बुरी नहीं है। अगर आप इनके स्टैट निकालेंगे तो आपको विकेटें नजर आएंगी। हुँ, बट मैं ये बात सवाल उठा रहा हूँ, जो आपने बड़ी चीज जवाब भाई की बात कोट की, कि अगर कोई भी आपको उठा के मार दे तो आप क्या बॉलर हुए। मैं मानता हूँ आप क्रिकेट बहुत तब्दील हो गई है, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि आप वो जो एक बड़े बॉलर का रोब दबदबा होता है ना, वो कंप्रोमाइज हो जाएगा। हुँ, शाहीन शाह अफरीदी को खुद ये सोचना चाहिए, नसीम शाह को खुद ये सोचना चाहिए कि मेरी क्या एक स्टेक है, मैं किस स्टैंडर्ड पे ऑपरेट कर रहा हूँ, मेरा क्या नाम है, मैं अपने मुल्क का मेन स्ट्राइक बॉलर हूँ। क्या हुँ, जसप्रीत बुमराह को ऐसे मार पड़ती है जैसे शाहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह को हर दूसरे तीसरे मैच में पड़ने शुरू हो गई है? बिल्कुल ठीक क्या बात। जो रबादा है, क्या वो कभी ऐसे मार खा लेते हैं? दूसरा एक और चीज भी है, वर्कलोड मैनेजमेंट। मुझे नहीं लगता इरफान कि आखिरी मैच में शाहीन शाह अफरीदी और नसीम शाह को किसी सूरत भी खेलना चाहिए था। शाहीन शाह अफरीदी को और हारिस रऊफ को भी। जी, आपकी सीरीज चली गई थी, अब कोई मसला नहीं था। अब बिला वजह शाहीन को तीसरा मैच खिलाया, लड़के भी थक जाते हैं यार, फास्ट बॉलर है। मैं ये भी एक पॉइंट उठाऊंगा कि कहीं ना कहीं इन लड़कों की या तो फिजरी फिटनेस और वर्कलोड मैनेजमेंट भी क्वेश्चनेबल है, क्योंकि लड़का तब अपने गेम के जोबन पर होता है जब वो फिट होता है, जब वो फोकस होता है, और जब उसका 100% वो, ठीक है, आपकी फिटनेस अच्छी होगी ना, आप जहां गेंद करना चाहोगे आप कर लोगे। बिल्कुल ऐसे ही। पर जहां आप गेंद करना चाह रहे हो, आप कर ही नहीं पा रहे, इसका मतलब है यू आर अच्छा नॉट गफ्फार भाई, फिट। एक ना बात अब वसीम काफ़ी होना अकार, शुरू ग्रेट हो गई शेब है अख्तर, कि आकिब जी भाई, अब खालिद जी। क्योंकि अब सब जानते हैं कि आप हेड कोच के रोल में भी आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं कहा हम्म, जा रहा है कि चैंपियन ट्रॉफी तक इन सीनियर लड़कों को ना रेस्ट दे देना चाहिए, जिसमें बाबर का, नसीम का, शहीन का फिर दोबारा नाम आना शुरू हो गया है। क्या आप इस बात से एग्री हम्म। करते हैं कि जिस तरह पहले बाहर किया और पाकिस्तान को विक्ट्री मिली, अभी कुछ अर्सा इनको ले ऑफ देने में कोई हर्ज नहीं है, कोई बुराई नहीं है? आपका क्या टेक है इस पे? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखें, जिम्बाब्वे की सीरीज में ये तीनों नहीं है, बिल्कुल सही फैसला। आखिर जावेद ने सिलेक्टर बनते ही जो फैसले किए वो बिल्कुल ठीक है। जनरली जो हम चीज चाहते थे वही हो रही है, बिल्कुल ठीक फैसला है। अब हम जिम्बाब्वे की पूरी सीरीज में जो है ना, लड़के रेस्ट करेंगे, और उसके बाद साउथ अफ्रीका में देखें, क्योंकि मुश्किल सीरीज है, और फिर वनडेज भी वहां पर हैं, टेस्ट भी हैं, तो वो वहां तो इनको होना चाहिए। बट जो जहाँ जहाँ T20 सीरीज है, या अगर आपकी बायलेटरल वनडे सीरीज भी है, तो हर मैच मत खिलाएं यार। कल मैं रिजवान को सलूट करता हूँ एक बात पे, कि उसने अच्छा किया कि कल का मैच वो नहीं खेला, थोड़ा अंडर प्रेशर भी थे। मुझे लगता है उन्होंने एक तरह से सलमान अली आगा के लिए भी सोचा।
तो नहीं, हालांकि आपके वो ख्याल में फैसला मुझे रिजवान बड़ा खुद अजीब बैठे लगता है हैं? कि उनको रिजवान एकदम खुद से। बैठे हैं या बिठाया गया है? आपका क्या ख्याल है? ये डिसीजन नहीं, मेरे करवाया है? ख्याल में बैठे होंगे नहीं, मेरा ये ख्याल है वो बैठे होंगे। उसकी वजह ये है कि कप्तान है, इतनी आसानी से कप्तान बैठते नहीं, और अगर अगर जबरदस्ती बिठाया गया होते हैं तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ कोई चल गई होती है, चलवा दी गई होती है। आपको मुझसे ज़्यादा पता है हम्म। इरफान, आप चीज़ों को समझते हैं कि अगर ऐसी कोई सूरत-हाल होती है तो टॉस के मौके पे ही जो है ना खबर सब जगह चल जाती। मेरे ख्याल में ये बेहतर था। दूसरा सलमान अली आगा, आई थिंक उनको चांस मिलना चाहिए। मैं उनको इवैल्यूएट एक मैच पे नहीं करूँगा, बट थोड़ा-सा ना हमें ये ख्याल रखना चाहिए कि देखें जॉर्ज बेली ने भी अगेंस्ट जो इस वक़्त ऑस्ट्रेलिया के सिलेक्टर हैं, उन्होंने भी आधा कैप्टन डेब्यू किया था। पर ये कभी-कभी ये चीज़ें चल जाती हैं। बट आपने सलमान अली को टी20 में रखा नहीं इतने अरसे से, अचानक से आप उनको कैप्टन बना दोगे और जी। वो उन पे प्रेशर भी रहेगा। हालाँकि ये बहुत अच्छा ये टेम्परामेंट है, पाकिस्तान में लड़का सिर्फ भी होता बहुत है अच्छा गफ्फार है, पढ़ा भाई। लिखा है, सुलझा आप है, टीम में मामूली होते इंसान हैं है। तो टीम में आते हैं तो एज ए कैप्टन आते हैं, और जाते हैं एज ए कैप्टन होते हैं तो जब जाते हैं तो बिल्कुल ही टीम से आउट हो जाते हैं। दुनिया में कोई एग्जांपल नहीं मिलती। अच्छा, ये गफ्फार भाई जो प्रॉब्लम रहा पाकिस्तान क्रिकेट का एक साल का, अगर इसको अब पैराडॉक्स में देखें तो हमें स्क्रूटनी करें इसकी, तो लगेगा बड़ा क्लियरली कि ये कप्तानी की जंग की वजह से ये पाकिस्तान, मैं पर्सनली अगर अपना ओपिनियन इसमें ऐड करूं तो मुझे बड़े इसमें कोई डाउट नहीं कहने का कि सबसे बड़ा फैक्टर इसमें यही था कि जो कप्तानी की जंग थी उसके अंदर और लड़के कुछ आए, ग्रुपिंग हुई और पाकिस्तानी क्रिकेट इस नहज पे पहुंची कि एक साल हमें बेतहाशा डिफीट्स हुई। चलें, अब हमें नज़र आया कि रेड बॉल के अंदर शान है, वाइट बॉल के अंदर अब रिजवान को लगा दिया गया। आप इस डिसीजन को कैसे देखते हैं और आपने रिजवान की लीडरशिप को कैसे देखा? खास तौर पे ओडीआई में तो हमें बहुत अच्छी नज़र आई कि वो ऑल आउट की तरफ गया, जैसे बाबर डिफेंसिव हो जाते थे, इसने वो ग्रेशन शो किया। तो आपको लगता है कि पाकिस्तान को लंबे टाइम के लिए कप्तान मिल गया? देखिए, जो आपने कप्तानी की बात की ना, उसमें अगेन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियाँ था। अशरफ चेयरमैन थे, उन्होंने बुलाया बाबर आजम को, बाबर ने कहा जी मैं तीनों छोड़ता हूँ, फिर शान बन गए और शाहीन बन गए। फिर वापस आए, मोहसिन नकवी साहब जब आए तो उन्होंने बाबर को वापस रिस्टोर किया, और फिर हमने देखा कि फिर बाद में रिजवान बन गए। तो ये तब्दीली जो है ना, ये क्रिकेट बोर्ड से जुड़ी हुई है। क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली नहीं होगी ना इरफान, आप देखिएगा कि यहाँ तो खैर क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली हो रही है। हमने दोनों को, एक कोच को फारिग कर दिया है, दूसरे कोच के ऊपर भी खबरें आ रही हैं। ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए डिसीजन मेकिंग के अंदर, क्लैरिटीज होनी चाहिए। और अगर आप ये क्लैरिटीज नहीं रखेंगे बोर्ड की सतह पर तो टीम पे भी वही रिफ्लेक्शन करेगा। मोहम्मद रिजवान जहाँ तक कप्तान है, आई थिंक ही इज अ, मतलब इस मौके पे एक आइडियल सिचुएशन थी पाकिस्तान के लिए कि उन्हें एक ऐसा कप्तान मिले जो परफॉर्मर भी है, तीनों फॉर्मेट भी खेलता है, मैन मैनेजमेंट भी अच्छी है, डोमेस्टिक का बड़ा रगड़ा खाया हुआ है, पिशावर को, खैर खा को उन्होंने बड़े अच्छे अरसे जो है एज जी। कप्तान भी सर्व किया। तो आई थिंक ही इज एन आइडियल चॉइस फॉर सिचुएशन लाइक दिस कि वो बाबर, शाहीन सबको बिठा के चलें। और लेकिन अगेन अब आपके नए कोच आ रहे हैं, अभी गैरी कस्टन थे, फिर जैसन गिलिस्पी बन गए, अब आपने जो है वो आकिब जावेद को रखा है। अल्लाह जाने फिर आप जैसन गिलिस्पी आज को तो साउथ बैटिंग कोच अफ्रीका शाहिद सीरीज के असलम बाद भी बन रखेंगे चुके नहीं हैं। रखेंगे। बैटिंग कोच भी आज अनाउंस हो हाँ, चुके हैं, शाहिद असलम आ चुके हैं। एग्जैक्टली मुझे लग रहा है कि बस आपको ना अपनी टीम में अगर कंसिस्टेंसी लानी है ना तो पहले बोर्ड में लानी पड़ेगी, डिसीजन मेकिंग में। हमारे यहाँ ना, अब आप देखें ना, एक बंदा जाता है किसी रोल से, कुछ अर्से बाद वही बंदा वापस आ जाता है। पहले ऐसे नहीं होता था। पहले आप देखें कि इंजमामुल हक अगर चीफ सेलेक्टर थे तो 3-4 साल नहीं आए, फिर जब आए तो फिर अचानक से गायब हो गए। अब वहाब रियाज अभी चीफ सेलेक्टर थे, अब सुना है वो फिर उनको बोर्ड में रोल मिलने वाला है। देखिए जी। अच्छी बात है, वहाब रियाज हो गए, मोहम्मद हफीज हो गए, अब्दुल रजाक हो गए, सईद अजमल हो गए, रिसेंटली रिटायर क्रिकेटर्स हैं। बट इनको यूटिलाइज फिर सही करें ना, ऐसा रोल दें जिसपे पहले आप सोच लें कि ये रोल इनके लिए है, और उसके बाद उनको 2 साल दें। वहाब रियाज चीफ सेलेक्टर बने, वर्ल्ड कप में उन्होंने टोटली टीम चेंज कर दी। अब आप देखें कि उसमें वो भी आ गए, इमाद वसीम भी आ गए, आमिर भी आ गए, आजम खान भी आ गए। अच्छा, जैसे ही वहाब रियाज साहब सिलेक्शन कमेटी से गए, ये सारे भी बाहर हो गए। तो जी। ये नहीं होना चाहिए, कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। अगर आपने वहाब रियाज को चीफ सेलेक्टर बनाया था तो फिर उनको भी पूरा टाइम दे। मेरा पॉइंट ये है, अब अगर आप आकिब जावेद को बना रहे हैं तो फिर आप उनको कोच बना रहे हैं। ये पक्की खबरें मैं आपको बता रहा हूँ। मैं समझ लेके, वो कहते हैं ना फ्रॉम द हार्ट हॉर्सेस माउथ, कि बिल्कुल ऐसी बात थी कि आकिब जावेद बिल्कुल कोच नहीं बनना चाहते, बट देयर यू गो, ही इज द हेड कोच। यही हम्म। होता है पाकिस्तान क्रिकेट में, यहाँ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, कभी भी कुछ भी हो जाता है। ऐसा ही है। अच्छा गफ़ार भाई, कप्तानी की जैसे हमने बात की और ऑब्वियसली थोड़ी सी मैं शादाब के बारे से मज़ीद थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। एक ऐसा प्लेयर जिसने आपको पीएसएल का टाइटल जितवाया और अभी रिसेंटली अगर बात करें तो आपको सामने चैंपियन कप का भी फाइनल में वो उसने अपनी टीम को चैंपियन बनवाया। तो शादाब को भी हम कहीं साइडलाइन नहीं कर सकते, हाल दो कि उसकी परफॉर्मेंस पे ज़रूर क्वेश्चन मार्क है, हम उस पर ज़रूर डिबेट करते आ रहे हैं कि उसकी शायद टीम में एज ए बॉलर उसकी जगह बनती ही नहीं है और उससे पहले इम्प्रूव करना पड़ेगा। बट अगर वो परफॉर्म कर जाते हैं, मेरी आकिब जावेद साहब से कुछ दिन पहले बात हुई थी, उसने कहा जी हम उस पर काम कर रहे हैं, वो जैसे ही बॉलिंग का रिदम हासिल करेगा ही विल बी बैक इन द टीम। तो अगर शादाब टीम में आ जाता है और पहले की तरह बॉलिंग करता है तो आपकी नज़र में लगता नहीं कि एक ऐसा एक और कैंडिडेट हमारे पास मौजूद है ऐसे एज ए कैप्टन कमोडिटी?
नहीं देखिए, या बात T20 वही की है हद मैं तक कैसे बात कर यूटिलाइज सकते हैं? करें। अभी देखिए, मैं आपने जब मुझसे बात की तो मैं देख रहा 13 नवंबर को जो एक मैच हुआ पाकिस्तान में डोमेस्टिक का, उसमें शादाब जब खेले तो 50 भी बनाए और 5 विकेटें भी हासिल की, 80 हुँ, रन देके। तो इसका मतलब है शादाब को भी एहसास हुआ कि लंबी बॉलिंग करनी चाहिए, और अच्छी बात है कि कैसे लक्ष्मी बड़ी ने उनसे बात की और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं। बात पता है क्या है इरफान, हमारे यहाँ ये बड़ा आसान है, इसको बाहर कर दो, इसको इन कर दो, अब यूं कर लो और यूं कर लो। आपको लड़कों से काम लेना आना चाहिए, मुझे ऐसा कोच दिखाई देना चाहिए पाकिस्तान टीम में। आकिब जावेद में क्वालिटी है, लेकिन आप देखिए ना कि बाहर कर देना मसले का हल नहीं है। मुझे याद है वो हमारे पास इमरान भट्ट है, वो ओपनर आए थे, आपको याद जी। होगा इरफान, तो बड़े अच्छे स्लिप कैचेस पकड़ते थे। हुँ, वो आए, उन्होंने खेला, मुझसे एक जगह आउट होते रहे, हमने बाहर कर दिया, दैट्स इट। तो भाई फिर ये आपके कोचेस किस लिए हैं, आपकी नेशनल क्रिकेट अकेडमी किस लिए है, आपके पास जो सारा टैलेंट है वो किस लिए है, कि अगर आप लड़के की जो वीकनेस पे काम नहीं कर सकते। शादाब खान एक बहुत ड्रीम T20 प्लेयर है मेरे ख्याल में, अगर आप उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करें। लेकिन रोल क्या हो कि भाई हुँ, तू 5वें नंबर पे जाओगे, पर हमें तुमसे 13 रन चाहिए, वो 30 रन हो, 40 हो, 25 हो, हमें तेज चाहिए। और जब तुम बॉल करोगे एज सेकंड स्पिनर खेलोगे, हमें विकेटें चाहिए, और हमारा ये क्राइटेरिया होगा। रोल डिफाइन कर देना, आप जी। उसको मत खिलाएं एज फ्रंट लाइन स्पिनर, आप खिलाएं सुफियान मुकीम को, जो कि एक जेन्युइन स्पिनर लग रहा है। फिर शादाब की जो लेंथ है वो एक जेन्युइन स्पिनर वाली नहीं है, बट वो सेकंड स्पिनर के तौर पे इट्स मोर देन हैंडी, एक स्पेशल स्पिनर दोबारा वो काउंट हो गई। तो आपको ना जब तक रोल डिफाइन करना नहीं आएंगे, लड़कों से आपको काम लेना नहीं आएगा, हमारी टीम ऐसी बार होती रहेगी। और इसी तरह प्रॉब्लम, सईद मशरफ आए, नवाज आए, शादाब आए, अब आमिर जमाल के साथ भी तो आप वही कर रहे हो ना हुँ, इरफान। आमिर जमाल को आप खिला नहीं रहे, और जहां आपने T20 में उसको आपने स्पॉट से पार किया हुआ है, जो लड़का ऑस्ट्रेलिया में जाके विकेटें ले ले, 18 विकेटें ले ले, 180 रन मार दे, उसको तो आपको समझ जाना चाहिए था। जो लड़का ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट सीरीज में जाके उनको आंखें दिखा सकता है, वो तो फिर दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ अच्छा खेल सकता है। बट उसका कोई हमें कोई रोल ही नजर नहीं आ रहा, वो टीम में है नहीं है, कुछ पता ही नहीं है। ऐसे थोड़ी ऑलराउंडर बनाया जाता ऐसे ही। अच्छा, अब बात हम कर लेते हैं थोड़ा चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से। काफ़ी बड़ा टॉपिक है और ऑब्वियसली इस पे पूरा वीक 10 डेज़ हो गए, इसी पे सब डिस्कशन कर रहे हैं। पहले मैं ज़रा ये ट्रॉफ़ी की रुनुमाई की जा रही है, इस पे बात कर लूँ, फिर आगे इवेंट के हवाले से भी आपसे ज़रूर जानना चाहूँगा। ये रुनुमाई के हवाले से एक बड़ा एक ट्रेडिशनल सा एक होती है कि तमाम कंट्रीज़ के अंदर ट्रॉफ़ी ट्रैवल करती है। अब इसके अंदर भी अब हमारा आज़ाद कश्मीर में जाना था ट्रॉफ़ी ने, फिर ऑब्वियसली केपी साइड पे जाना था और गिलगित-बल्तिस्तान में जाना था। भारत ऑब्जेक्शन रेज़ करता है, आईसीसी मना करता है, हम बाज़ आ जाते हैं, हम लेके नहीं जाते। इंडिया में वर्ल्ड कप होता है, लद्दाख लेके जाई जाती है, उधर आईसीसी कुछ भी नहीं कहता। तो ये इवन इतने छोटे इवेंट के ऊपर भी, एक ट्रॉफ़ी के लेके जाने के ऊपर भी इनको प्रॉब्लम है और वो लाइन खींचते हैं और हम उसको बेंड हो जाते हैं, मान लेते हैं। तो क्या इसको कैसे आप देखते हैं, इवेंट के साथ कनेक्टिविटी में? इरफान, क्लियरली नजर आ रहा है ना कि वो जो एक ट्रस्ट लेवल है, वो जो एक कम्युनिकेशन लेवल है, वो जो एक रिलेशनशिप है, उसकी फुकदान है। क्योंकि पीसीबी के जरा ये कहते हैं कि ये अप्रूव था, बाद में भारत के कहने पे हुआ। तो बात वही है कि आईसीसी भी अजीब तरह से ना एक अजीब सी कंपनी बना हुआ है, जिसको जो चाहे जैसे चाहे इस्तेमाल कर ले। अब भारत ने फोन किया, ये हमें यहाँ ट्रॉफी नहीं लेके जानी, उन्होंने कहा यहाँ मत लेके जाओ। उन्होंने फोन किया, कि पाकिस्तान नहीं आ रहे, आप ठक्कर की ईमेल कर देते हो। अब आईसीसी हो या डाकखाना हो, पोस्ट ऑफिस हो, क्या हो भाई। कल मोहसिन नकवी साहब ने बड़ा स्ट्रॉन्ग, मैं समझता हूँ, बयान दिया, और उसका इम्पैक्ट भी कहीं ना कहीं बड़ा, मुझे लगता है तो बहुत पॉजिटिव होगा या बहुत नेगेटिव होने वाला है, कि आईसीसी अपनी क्रेडिबिलिटी का ख्याल रखे। ये पहला मौका है मेरे ख्याल में जहाँ किसी मतलब हाजिर चेयरमैन ने डायरेक्ट आईसीसी को इस तरह का जुमला कहा हो। ये बहुत हुँ, बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। और उनकी बात ठीक है, अगर वो फ्रस्ट्रेट होके बोल रहे हैं, या वो समझते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है क्रिकेट बोर्ड के साथ, कि अगर आपने अप्रूव किया होता, आपने बिल्कुल ठीक बात की, अगर लद्दाख जा सकती है ट्रॉफी, तो कश्मीर क्यों नहीं जा सकती। और अगर चले नहीं जानी थी, तो मीडिया में खबर क्यों आई पहले ये, नहीं जी। आनी चाहिए थी, कोई फर्क नहीं पड़ता था इरफान, मुझे आपको पाकिस्तान के किसी को भी, कि अगर आप ट्रॉफी टूर कराची में कराएं, लाहौर में कराएं, या मियां चन्नू में कराएं, आप कहीं भी करा लेते। मैं असल चीज है चैंपियंस ट्रॉफी का होना। एक अच्छा, खबर क्या है फ़ारूक भाई, ये कि जी अभी ट्रॉफी जाएगी, और फिर खबर 2021 आए में कि स्केड्यूल उसने मना अनाउंस किया। किया गया चैंपियन ट्रॉफ़ी के हवाले से, हाँ, चैंपियन ट्रॉफ़ी होनी थी, अभी स्केड्यूल अनाउंस नहीं किया गया, ब्रॉडकास्टर चीख रहे हैं। ये कितना मुश्किल बनता जा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए, और अभी 100 डेज़ के बाद तो पाकिस्तान के पास ये राइट भी आ जाता है कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी लेके जा सकते हैं आईसीसी को। अब आपको सॉल्यूशन क्या नज़र आ रहा है? आई एम श्योर आप भी शो भी कर रहे हैं और आपके भी जर्नलिस्ट से बात होती है। आपको क्या, आपका विज़न क्या कहता है कि क्या पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी होगी या भारत कंपेल कर पाएगा इनको एज ए हाइब्रिड मॉडल पे? देखिए, बड़ा मिलियन डॉलर क्वेश्चन इरफान, मैंने आप के मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लूं, क्योंकि इसका जवाब तो कभी तक किसी को समझ नहीं आ रहा क्या होगा। ऐसे ही। लेकिन आईसीसी का रोल क्या है, आपने होस्टिंग राइट पाकिस्तान को दिए। अभी आखिरी मीटिंग हुई थी अक्टूबर के अंदर, वहां तक किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया। देखिए, बाय बुक चले ना, पैसा पैसा छोड़े हम। देखिए, वही बात है, फिर पैसे की अहमियत बहुत है, वो चाहे आम जिंदगी हो, या क्रिकेट बोर्ड हो, या आईसीसी हो।
पैसे ही सब कुछ है, माइट इज राइट वाली बात है, लेकिन आप अगर बाय बुक चलें, क्यों आईसीसी भाई अपने राइट इंडिया के अलावा नहीं बेच सकता है, मैं बात कह रहा हूँ। ये क्यों आप कहीं और से स्पॉन्सर लेते हैं? स्पॉन्सर तो ग्लोबल होते हैं। भारत में कौन सी ऐसी ब्रांड लगी हुई है जो सिर्फ भारत से ऑपरेट होती है? बड़े से बड़ी ब्रांड इंटरनेशनल होती है, पूरी दुनिया में उनके बजट होते हैं। बात सिर्फ ये है कि उन्होंने हाईजैक किया हुआ है और उन्होंने बड़े स्मार्टली तरीके से ना अपनी जो पॉपुलेशन है उसका फायदा उठाते हैं। जितनी पॉपुलेशन का चीन की जितनी है, अगर वहां क्रिकेट होती है तो चीन भी सुपर सुपर पावर होता है क्रिकेट का जी फाइनेंशियली। मैं परफॉर्मेंस की बात नहीं कर रहा। बात वही है कि आईसीसी ने बस अजीब तरह से एक जो है ना बिहेवियर बना लिया कि बस आखिरी वक्त पे कुछ चीज हो जाए। आप मुझे एक बात बताएं ना, अक्टूबर में जब तमाम उनके डेलीगेशन की जो रिपोर्ट है वो ठीक थी, तो फिर आप अचानक से भारत का जो एतराज है बाय बुक क्यों नहीं चलते? आप पूछे ना भारत से, भैया हमें लिख कर दो एतराज क्या है। जैसे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हमें बताएं कि भाई क्या एतराज है, हम उसको हम उसको देख लेते हैं। कोई सिक्योरिटी का मसला आ जाए जी, आप एक बात कह रहा हूँ कि जी सिक्योरिटी का तो आगे रिविजिट कर लें। अगर कोई और प्रॉब्लम है आप तो वो भी बैठ कर डिस्कस कर लेते हैं। बट आईसीसी का उनकी फोन कॉल पे पीसीबी को ईमेल करना जी वो नहीं आ रहे, आप क्या कर रहे थे इतने अरसे से? आपके डेलीगेशन पाकिस्तान में आके क्या कर रहे थे? ये आईसीसी की वीकनेस है। और आप आईसीसी किस वजह से वीक है? भारत की वजह से वीक है, उसके उसके पैसे की प्रॉब्लम है, जो भी है। बट आईसीसी इज अ डमी ऑर्गेनाइजेशन, राइट? डमी अब ऑर्गेनाइजेशन, बिल्कुल ऐसे बड़ा जैसी ऑर्गेनाइजेशन। मैं कहता हूँ कि कोई दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन फेडरेशन हो, तो अगर आठ में से 6 मुल्क आ रहे हैं, 7वां मुल्क क्लियर है, आईसीसी सब ओके किया हुआ है, तो जो मुल्क नहीं आ रहा उसको आउट करें। अभी एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं जी। ब्रेक से वापस आके शावर जल्मी के हवाले से भी बात करेंगे हमारे साथ। वंस अगेन वेलकम बैक इन स्पोर्ट्स ऑन। अब्दुल गफार से मजीद क्वेश्चन करते हैं। अच्छा गफार भाई, आपसे लास्टली ये जानना चाहूँगा, ऑब्वियसली पाकिस्तानी क्रिकेट में फ्रेंचाइज क्रिकेट का बड़ा रोल है। आप जल्मी का पार्ट और पाकिस्तान की वन ऑफ फेवरेट फ्रेंचाइज भी है। अभी हमने देखा रिसेंटली केपी गवर्नमेंट के साथ भी उनका कुछ एमओयू साइन हुआ है यंगस्टर क्रिकेटर के लिए। वो बड़ा कुछ करते आए हैं और ऑब्वियसली अब वुमेन क्रिकेट के हवाले से भी कुछ इकदाम किए। उस हवाले से प्लीज़ अगर आप कुछ बताना चाहें हमारे फैंस को। जी जी इरफान, बहुत शुक्रिया। असल में पेशावर दलमी जो है ना, उनकी एमओयू साइन हुआ है विद हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट और केपी गवर्नमेंट के साथ। और ये लास्ट वीक जो है पेशावर में हुआ, जिसके तहत पेशावर दलमी और केपी गवर्नमेंट मिलकर और दलमी फाउंडेशन मिलकर अक्रॉस केपी के जो है ना, न सिर्फ स्पोर्ट्स बल्कि वुमेन एम्पावरमेंट और बहुत सारे और जो प्रोजेक्ट हैं, इसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, उनमें सेक्टर्स में काम करेंगे। और उसकी जो पहली लॉन्चिंग भी कर दी गई, जो बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ बातें नहीं हुई। इधर इधर एमओयू साइन हुआ, उधर इवेंट लॉन्च हो गया। इवेंट हो रहा है 26 नवंबर से पेशावर में हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में वुमेन जलमी क्रिकेट लीग, जो केपी गवर्नमेंट के साथ मिलकर हो रही है। उसमें तमाम डिस्ट्रिक्ट की टीमें वुमेन खेलेंगी। इस्लामाबाद से भी टीम ली गई है ताकि जी और टैलेंट भी आ जाए। और इसमें ये बहुत बड़ा फायदा होगा उस्मान, कि आपको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट में सारा टैलेंट केपीके से आ रहा है। जी तो वुमेन क्रिकेट के अंदर भी हमें बहुत सारा टैलेंट जो है ना अब लिखना चाहिए। थोड़ा लगता है जैसे वहाँ वुमेन क्रिकेट थोड़ी हमारी थी एक पूल तक महदूद हो गई है। तो ये जो लीग है जलमी वुमेन क्रिकेट लीग, अब बड़े प्रोफेशनल तरीके से इंशाल्लाह ये होगी। तो इससे एक तो नया टैलेंट आपको देखने को मिलेगा वहां पे, वुमेन एम्पावरमेंट। आप श्योर एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पाकिस्तान में शायद जहाँ इस वक्त सबसे ज्यादा खुशी अगर हमें होगी कि वो जलमी या कोई भी वुमेन क्रिकेट लीग कराए, कि वो पेशावर में हो रही हो या जी बलोचिस्तान में हो, तो आई थिंक ये बहुत अच्छा साइन है हमारी सोसाइटी के लिए भी, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए भी। और उसके लिए आई थिंक पेशावर जलमी जलमी फाउंडेशन, जावेद आबिदी साहब, इसी तरह केपी गवर्नमेंट, उनके वज़ीर-ए-आला, आई थिंक उन सबको दाद देनी चाहिए कि उन्होंने एक ऐसे सेक्टर में काम किया है जहाँ इतने ज्यादा सेक्टर पे काम नहीं हो रहा था। शायद ये वो एक मेंस लीग भी हो सकती थी, या इससे पहले मदरसा लीग भी कराई, वो सारे प्रोजेक्ट होते रहे, यानी लेकिन आप ठीक वुमेन कह रहे हैं क्रिकेट कि लीग के ये निकाल आई बेसिकली थिंक यू केपी शुड से अंदर जितना टैलेंट हमारे पास आ रहा है और अगर ये इस तरफ शावर जल्मी ने टेंडेंसी शो की है तो ये बड़ा अच्छा है, ये मैन के लिए भी और वुमेन के लिए, क्योंकि बड़े डिप्राइव किस्म के लोग हैं। आपने बलोचिस्तान का बिल्कुल ठीक जिक्र किया। अच्छा लास्ट नोट पे आपसे बड़ा क्लोजिंग रिमार्क्स जानना चाहूँगा जिम्बाब्वे की सीरीज़ के लिहाज से। जितनी मर्जी हम बात कर लें, जिम्बाब्वे अपने कंट्री में आसान हरीफ नहीं है और ख़ास तौर पे जिस तरह की हम परफॉर्मेंस देते आ रहे हैं, यूएसए से भी हारे, T20 में आयरलैंड से भी हम हारे और काफ़ी बुरी डिफीट हमें हुई। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान को अपनी फुल स्ट्रेंथ पे जाना चाहिए? ऑलरेडी हम जानते हैं कि स्क्वाड तो अनाउंस हो चुके हैं, बट आपको लगता है कि कुछ पाकिस्तान को एक्सपेरिमेंट के साथ इस सीरीज़ के अंदर आना चाहिए? नहीं, बिल्कुल ठीक फैसला है कि आप बिल्कुल ना अपने सीनियर्स को रेस्ट करवा के जा रहे हैं जिम्बाब्वे में, क्योंकि इससे बड़ी अपॉर्चुनिटी प्रॉपर मिलेगी नहीं। वरना होता ही है कि अगर सब सीनियर लड़के खेल रहे हों तो या तो वो परफॉर्म बहुत अच्छा कर रहे होते हैं या उनकी वजह से किसी को मौका नहीं मिलता। तो ये अप्रोच तो ठीक है कि आपने जिम्बाब्वे में बिल्कुल यंग लड़के भेजे, आपको भेजने चाहिए थे। लेकिन फिर ये भी रिफ्लेक्शन आगे आएगा कि आपकी जो बी टीम है या जो आपकी बैकअप टीम है, उनका स्टैंडर्ड क्या है, ये बड़ा अच्छा देखना चाहिए। आई एम श्योर कि आखिर जावेद वहाँ जा रहे हैं, वो लड़कों के साथ बैठ के प्लान बनाएंगे, बात करेंगे। ठीक है, एक आध मैच ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन ओवरऑल आपकी डोमिनेंस तो रहनी चाहिए ना। पाकिस्तान है, वो जिम्बाब्वे है, और चाहे आपकी बी टीम जा रही है, लेकिन अच्छी चीज ये है कि आपने एक स्टेप लिया है। आप यंग लड़कों को वहां पे आजमाओगे। उनमें से कुछ लड़के पहले से भी खेल रहे हैं जिनको ऑलरेडी मौके मिल रहे हैं, लेकिन इस बार प्रॉपर मौका मिल जाएगा। तो अप्रोच तो बिल्कुल ठीक है।
देखिए लड़कों का भी काम है इरफान कि वो इस वो अपॉर्चुनिटी का पूरा अपॉर्चुनिटी जब फायदा किसी उठाएं बच्चे को मिलती और है तो अपना ज़रूर मार्क्स उसको डिलीवर करना चाहिए। गफ़ार भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। इंशाल्लाह फ्यूचर में आपको दोबारा नाज़रीन इंशाल्लाह नेक्स्ट शो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।